जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। रोज़ की तरह साथियों, आज हम फिर जीके के 25 क्वेश्चन और अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। आपसे विनती है कि आप वीडियो को इस प्रकार से देखिएगा कि जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूं और एग्ज़ाम में पेपर दे रहा हूं। मुझे ये सभी प्रश्न साथियों एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, यदि आप इस प्रकार से क्लास को देखेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और आपको सभी प्रश्न आसानी से समझ में आएंगे। और हाँ साथियों, जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन को पढ़ाता जाऊँगा उसी हिसाब से आप भी इनका आंसर अपने मन में टिक करते चलिएगा अपने हिसाब से। और लास्ट में आप बताना कि हमने टॉप अंग्रेजी के 25 में से कितने प्रश्न सही किए और टॉप जीके के 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही किए। तो आप साथियों वीडियो के अंत में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मैं आपके कमेंट बॉक्स को देखता रहूँगा, तो कमेंट में साथियों ज़रूर बताना। और हाँ साथियों, वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी दोस्त आपके एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या जीडी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले साथियों हम अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन को करेंगे, फिर अंत में हम जीके के 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड क्वियर। साथियों हमें किसका, तो क्वियर का सिनोनिम्स बताना है। जिस प्रकार साथियों हिंदी में पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी ग्रामर में साथियों सिनोनिम्स को क्या कहते हैं, तो पर्यायवाची कहते हैं। तो हमें दिया है शब्द साथियों क्वियर, तो क्वियर का साथियों हमें क्या बताना है, तो सिनोनिम्स बताना है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वियर का मतलब क्या होता है। तो देखिए साथियों, क्वियर का मतलब होता है विचित्र। क्या होता है साथियों, विचित्र होता है। और एक होता है अटपटा। जैसे कोई भी चीज़ देखो साथियों तो ऐसे लगता है कि ये क्या है, एकदम विचित्र या अटपटा टाइप का लग रहा है, तो क्वियर का मतलब यही होता है। तो क्वियर का मीन्स होता है साथियों विचित्र या अटपटा। तो इसका हमें क्या बताना है, तो पर्यायवाची सिनोनिम्स बताना है। तो देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर ए है रेस्काइंड। तो सब साथियों रेस्काइंड का मतलब क्या होता है, तो रेस्काइंड का मतलब होता है रद्द। क्या होता है साथियों, तो रद्द करना। और बिल्ली कॉस का मतलब होता है साथियों झगड़ालू। क्या होता है, तो इसका मतलब होता है साथियों झगड़ालू। बिल्ली कॉस का मतलब साथियों झगड़ालू होता है। और ऑप्शन नंबर सी है जो साथियों एब्जर्ड। तो एब्जर्ड का मतलब साथियों विचित्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है एब्जर्ड, एब्जर्ड का मतलब होता है साथियों विचित्र या अटपटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में ऑप्शन नंबर डी जो है हार्मफुल। तो हार्मफुल का मतलब तो आप सब जानते हैं कि हार्मफुल का मतलब होता है साथियों खतरनाक। तो हार्मफुल का मतलब साथियों खतरनाक होता है। तो क्वियर का साथियों राइट आंसर हो जाएगा एब्जर्ड। तो एब्जर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, यह भी सिनोनिम्स है यानी पर्यायवाची हमें बताना है। तो किसका बताना है साथियों, क्विबल का। किसका साथियों, तो क्विबल का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग एरर से संबंधित आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं। यदि आपके एग्जाम में साथियों इससे संबंधित 3 प्रश्न यदि मान लीजिए पूछा गया तो आपके डायरेक्ट साथियों 9 नंबर बनने वाले हैं, क्योंकि एक प्रश्न पे साथियों आपको 3 नंबर मिलने वाला है। तो इस प्रकार से साथियों आपके 9 नंबर बन जाएंगे यदि 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया इससे संबंधित। तो साथियों हमारा प्रश्न बोला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड क्विबल। क्विबल का साथियों हमें सिनोनिम्स बताना है। तो देखिए क्विबल का मतलब क्या होता है। क्विबल का मतलब होता है साथियों निंदा करना। क्या होता है साथियों, तो निंदा करना। किसी भी व्यक्ति की साथियों निंदा करना या उससे घृणा करना। क्या होता है साथियों, निंदा करना या घृणा करना। ये साथियों होता है क्विबल का मीनिंग। तो देखिए हमें इसका सिनोनिम्स बताना है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है ट्रेम्बल, ऑप्शन बी बेसी मिर्च, ऑप्शन सी लॉयल्टी और ऑप्शन नंबर डी रिपील। तो देखिए साथियों, जिस प्रकार क्विबल का मतलब निंदा करना होता है, ठीक उसी प्रकार साथियों बेसी मिर्च का मतलब होता है क्या साथियों, तो निंदा करना। देखिए इसकी ट्रिक कैसी, देखिए उसको मिर्ची लगी तो आपकी निंदा करने लगा, लास्ट में साथियों मिर्च लगा है। तो ऐसे साथियों ट्रिक है, आप अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। खैर मैं इसी प्रकार से इसको याद किया हूँ कि बेसी मिर्च, बेसी मिर्च का मतलब साथियों उसको मिर्ची लगी तो निंदा करने लगा। तो मिर्च मीन्स साथियों इसी प्रकार छोटी छोटी ट्रिक अपने हिसाब से आप बना के आप याद कर सकते हैं। बाकी तो आपके याद करने का तरीका जिस प्रकार से आप इसी प्रकार से याद करना, किसी के तरीके की नकल मत करना, क्योंकि आपको जिस प्रकार से याद हो रहा है उसी प्रकार से याद कीजिए। बाकी तो मैं इसी प्रकार याद किया था कि जैसे क्विबल का मीन्स होता है निंदा करना या घृणा करना, तो बेसी मिर्च का मतलब भी साथियों होता है घृणा करना या निंदा करना। जैसे उसको मिर्ची लगी तो वह निंदा करने लगा, घृणा करने लगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न है साथियों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट गिवन ऑफ द वर्ड। साथियों इसका हमें क्या बताना है, तो इसका भी हमें सिनोनिम्स बताना है साथियों, सिनोनिम्स बताना है। टाइपिंग में साथियों यहाँ पे सिनोनिम्स नहीं लिख गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे सिनोनिम्स होगा। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें बताना है किसका, तो साथियों प्रीवेरिकेट का। किसका, तो प्रीवेरिकेट का हमें सिनोनिम्स बताना है। तो देखिए साथियों, प्रीवेरिकेट का मतलब क्या होता है, जैसे कपट करना। क्या होता है साथियों, तो कपट करना। साथियों प्रीवेरिकेट का मतलब कपट करना। उसके बाद में जो चालाक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कपट ही तो करते हैं, तो इसका मतलब चालाक भी होगा साथियों, चालाक भी होगा। उसके बाद धूर्त भी होगा। क्या होगा, तो धूर्त होगा। ये सब साथियों प्रीवेरिकेट के मीनिंग हैं। तो हमें इसका क्या बताना है, तो सिनोनिम्स बताना है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा साथियों, इसका सिनोनिम्स होगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी, चीट। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ चीट कर रहा है तो वह क्या कर रहा है, आपके साथ कपट कर रहा है, आपके साथ चालाकी कर रहा है। तो कपट करना, चालाकी करना, ये सब साथियों प्रीवेरिकेट के सिनोनिम्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, चीट होगा। तो प्रीवेरिकेट का सिनोनिम्स होगा चीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो उन्हीं प्रश्नों को साथियों मैं आपको सिनोनिम्स के रूप में करवा रहा हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। और हाँ साथियों, आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। और चैनल को वही बच्चे सब्सक्राइब करेंगे जो पढ़ाई को लेकर एकदम सीरियस हैं, जो एसएससी एमटीएस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो साथियों आपसे विनती है कि आप वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना, और लाइक करना मत भूलिएगा साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 4 है। यह भी साथियों सिनोनिम्स है। हमें किसका सिनोनिम्स बताना है, तो पेन्यूरी का। यानी पेन्यूरी का हमें क्या बताना है साथियों, तो सिनोनिम्स बताना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी पेन्यूरी। तो साथियों पेन्यूरी इसका मतलब होता है साथियों क्या होता है, तो पेन्यूरी मीन्स होता है साथियों गरीबी। क्या होता है साथियों, तो गरीबी होता है। एक प्रकार से दरिद्रता भी इसको कहते हैं साथियों। क्या, तो गरीबी या दरिद्रता, ये क्या है, तो पेन्यूरी के मीनिंग्स हैं। तो पेन्यूरी का मीनिंग साथियों हमारा है गरीबी या दरिद्रता। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स होगा साथियों ऑप्शन ए, पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स भी होता है साथियों गरीबी या दरिद्रता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, पॉवर्टी। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम ऑफ एब्यूज। अब हमें क्या बताना है, एंटोनिम। जैसे हिंदी में साथियों विलोम शब्द होता है, ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी ग्रामर में एंटोनिम का मतलब होता है विलोम। तो हमें एब्यूज, एब्यूज का विलोम बताना है। तो एब्यूज का मतलब साथियों होता है क्या, गाली देना होता है या निंदा करना होता है। गाली देना, किसी का निंदा करना। तो साथियों ये एब्यूज का मतलब होता है। तो एब्यूज के मतलब होता है गाली देना या निंदा करना। तो हमारा यहाँ पे इसका विलोम शब्द निकालना है साथियों। तो एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना साथियों होता है। ब्रोकन मीन्स होता है तोड़ना। और प्रेज मीन्स होता है साथियों क्या करना, तो प्रशंसा करना। तो ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साथियों हमें एंटोनिम बताना है। तो जिस प्रकार एब्यूज का मतलब निंदा करना या गाली देना होता है, उसी प्रकार प्रेज का मतलब होता है साथियों क्या, तो प्रशंसा करना। क्या होता है साथियों, तो प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की साथियों प्रशंसा करना, ये सब होते हैं साथियों प्रेज। तो साथियों एब्यूज का एंटोनिम होगा प्रेज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रेज। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ फेमस। साथियों हमें क्या बताना, तो फेमस का एंटोनिम बताना। तो फेमस का मतलब साथियों क्या होता है, प्रसिद्ध या मशहूर। क्या होता है साथियों, प्रसिद्ध या विख्यात या मशहूर, आप कह सकते हैं इसको फेमस को। तो फेमस का मतलब प्रसिद्ध, मशहूर या विख्यात। तो हमें इसका एंटोनिम बताना है। तो जिस प्रकार साथियों फेमस का मतलब प्रसिद्ध या मशहूर, तो इसी प्रकार अन्नो का मतलब होता है साथियों अप्रसिद्ध, यानी जिसको कोई जानता ना हो। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अननो। तो अननो इसका एंटोनिम हो जाएगा साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इससे संबंधित 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड यानी जो इसकी स्पेलिंग सही है हमें वही चूज करना है। 4 ऑप्शन हैं, उनमें से साथियों 3 ऑप्शन गलत लिखे हैं, बट एक ऑप्शन में इसका स्पेलिंग सही लिखा, तो वही हमें करेक्ट चूज करना है। नहीं, यहाँ पे बोला है साथियों करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो ऑप्शन ए देखते हैं कंपनी, ये लिखा है। ऑप्शन बी कम पानी, और इसके बाद में ऑप्शन सी
कॉम्पेनी और ऑप्शन नंबर डी कामपोनी। तो देखिए साथियों, अब हमें सीधा पता चल गया कि हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करना था किसका, तो साथियों कंपनी का। तो कंपनी का सही स्पेलिंग होता है COMPANY। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हमें चूज करना था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी में साथियों COMPANY, कंपनी मीन्स होता है साथियों साथ साथ, तो कंपनी इसका राइट स्पेलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी साथियों हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। देखिए साथियों, यहाँ पे हमें सीधी सी पता चल गया, हमें क्राई का हमें निकालना है। तो देखिए साथियों, CRY, CRIE, CRAY, CRYE है। तो ये तीनों ऑप्शन साथियों गलत हैं, बट ऑप्शन जो ए है क्राई का मतलब साथियों क्या होता है, तो क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। क्राई का मतलब साथियों चिल्लाना होता है। तो क्राई का स्पेलिंग जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्राई इसका स्पेल्ड वर्ड सही लिखा गया है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। साथियों इस स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 9 दिखाई दिया होगा। प्रश्न है चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अभी तक हमें साथियों करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना था, अब यहाँ पे हमें इनकरेक्ट चूज करना है। यानी चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन के स्पेलिंग सही लिखे हैं, बट एक का स्पेलिंग गलत लिखा है, तो उसी को हमें चूज करना है। तो ऑप्शन ए देखेंगे साथियों रिस्टोर हो गया, ऑप्शन बी रिवील्ड, और ऑप्शन नंबर सी सिस्टम। तो देखिए साथियों, ऑप्शन ए और बी ये दोनों तो सही लिखे हैं, बट यहाँ पे जो सिस्टम है साथियों, सिस्टम इस प्रकार से लिखा जाएगा SYSTEM, सिस्टम इस प्रकार से होगा साथियों। यहाँ पे आई है, इसी का कारण ये इनकरेक्ट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न है चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यानी चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी साथियों हमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं यूनियन, ऑप्शन बी यूनाइटेड, और ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन नंबर डी है इंस्टीट्यूट। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है इंस्टीट्यूट, ये गलत लिखा है साथियों। इंस्टीट्यूट में यहाँ पे ई के जगह पे आई होना चाहिए था, इंस्टीट्यूट, तब हमारा सही होता। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इनकरेक्ट चूज करना था साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी में इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 11 दिख रहा होगा। प्रश्न है सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। साथियों यहाँ पे हमें इनकरेक्ट सेंटेंस दिया है, यानी वाक्य दिया गया है, इनमें से हमें क्या निकालना, तो इनकरेक्ट क्या चूज करना साथियों, तो इनकरेक्ट चूज करना है। तो देखिए साथियों, हमारा प्रश्न वी फाउंड हिम मोर स्ट्रॉन्ग देन अदर्स। तो इनमें से साथियों हमारा इनकरेक्ट निकालना है। तो ऑप्शन ए देखेंगे वी फाउंड हिम, ऑप्शन बी मोर स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी देन अदर्स, और ऑप्शन नंबर डी नो एरर। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो वी फाउंड हिम मोर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे साथियों मोर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पे साथियों हमारा क्या होना चाहिए था, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होना था। क्या साथियों, तो स्ट्रॉन्गर होता तो ये हमारा सही रहता। तो हमारा साथियों गलत कहाँ पे है साथियों, तो हमारा गलत है साथियों ऑप्शन नंबर बी में। तो मोर स्ट्रॉन्ग ये हमारा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वी फाउंड हिम स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, ये होगा साथियों, यहाँ पे मोर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी साथियों हमें इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो हमारा प्रश्न है साथियों मरकरी इज अ स्मॉल प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो देखिए साथियों, मरकरी इज अ स्मॉल प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो हमें इनकरेक्ट चूज करना है साथियों। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कंपैरिजन और सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे साथियों क्या आएगा हमारा, तो हमारा होगा साथियों यहाँ पे आ के जगह पे हमारा दा होगा। क्या होगा साथियों, दा होगा, और उसके बाद में स्मॉल की जगह पे हमारा स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, आ स्मॉल की जगह पे हमारा दा स्मॉलेस्ट होगा। क्या होगा साथियों, तो द स्मॉलेस्ट होगा, तब ये हमारा सही रहता। तो हमें इनकरेक्ट चूज करना साथियों। तो हमारा इनकरेक्ट कहाँ पे है साथियों, आ स्मॉल प्लेनेट। तो ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही उत्तर है, क्योंकि हमें सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना था। तो मरकरी इज साथियों मरकरी इज द प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो ये हमारा सही बैठता, बट यहाँ पे इज आ स्मॉल है, तो यहाँ पे आ स्मॉल नहीं द स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि साथियों कंपैरिजन और सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए साथियों यहाँ पे द स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, वो सॉरी साथियों स्मॉलेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी साथियों हमें इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है।
प्रश्न ही इज अ स्ट्रांग पर्सन दैट आई हैव एवर मेट। तो देखिए साथियों यहाँ पे भी सेम ही है। यहाँ पे साथियों अ स्ट्रांगेस्ट होगा, क्या होगा साथियों, तो द स्ट्रांगेस्ट होगा। आ के जगह पे साथियों यहाँ पे हमारा द आएगा और यहाँ पे स्ट्रांगेस्ट की जगह पे, वो स्ट्रांग की जगह पे स्ट्रांगेस्ट होगा। क्या होगा साथियों, तो स्ट्रांगेस्ट होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा तब, तो द स्ट्रांगेस्ट होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे भी साथियों दो कंपैरिजन और सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए ये स्ट्रांग नहीं होंगे, द स्ट्रांगेस्ट होंगे। तो हमारा साथियों राइट आंसर कहाँ पे होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में होगा। तो ही इज अ स्ट्रांग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें इनकरेक्ट स्पेल्ड चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 14 है। यह साथियों एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी साथियों हमें इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो देखिए हमारे प्रश्न है आ टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क इन आवर कोल माइन। तो देखिए सबसे पहले बता दूं साथियों, तो ये क्या है, तुम्हारा पोस्ट मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे साथियों आर्टिकल आ नहीं, तो हमारा आर्टिकल द आएगा। तो यहाँ पे साथियों क्या होगा, तो द टॉलेस्ट मैन होगा। क्या होगा साथियों, तो हमारा द टॉलेस्ट मैन होगा। तो आर्टिकल आ की जगह पे साथियों हमारा द आएगा। तो हमें क्या चूज करना था, हमें इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना था। तो हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस कहाँ है साथियों, तो टॉलेस्ट मैन में है। तो कहाँ पे साथियों, तो आ टॉलेस्ट मैन में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आ टॉलेस्ट मैन। इनकरेक्ट स्पेल्ड सॉरी साथियों, इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना था, तो आ टॉलेस्ट मैन। यहाँ पे द टॉलेस्ट मैन होता तब ये सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अगला प्रश्न है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। ये भी हमारा साथियों इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना। ये भी प्रश्न साथियों सीजीएल 2020 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न है आल्दो दिस इज अ नोरेस्ट स्ट्रीट मैनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इट। तो साथियों आल्दो दिस इज अ नोरेस्ट, यहाँ पे साथियों हमारा नैरोस्ट नहीं होगा, यहाँ पे हमारा नैरो होगा। क्या होगा साथियों, तो हमारे यहाँ पे नैरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे हमारा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए में है साथियों। तो आ नोरेस्ट स्ट्रीट, यहाँ पे साथियों हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आल्दो दिस इज आ नैरो स्ट्रीट मैनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये होता तब सही हो जाता साथियों, हमें इनकरेक्ट चूज करना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 16 या एसएससी एमटीएस 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों। एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी साथियों में इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो देखिए साथियों द न्यू मीडिया इज मोर फास्टर एंड मोर पॉपुलर। तो देखिए साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे मोर जो है साथियों, फिर यहाँ पे मोर, तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। क्या है साथियों, तो जो दो कंपैरेटिव डिग्री हैं या एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए साथियों यहाँ पे द न्यू मीडिया इज मोर नहीं होगा, यहाँ पे द न्यू मीडिया इज फास्टर एंड मोर पॉपुलर। तो हमारा एरर कहाँ पे है साथियों, हमें इनकरेक्ट चूज करना था। तो द न्यू मीडिया इज, तो ऑप्शन नंबर बी इज मोर फास्टर। कहाँ पे साथियों, तो इज मोर फास्टर, यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट है साथियों। यहाँ पे दो कंपैरेटिव डिग्री साथियों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ये आप ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मोर है और यहाँ पे भी मोर है। तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कभी भी नहीं आ सकती। तो इज मोर फास्टर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ट्रिब्यूलेशन। किसका साथियों, तो हमें ट्रिब्यूलेशन का सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची बताना है। तो साथियों ट्रिब्यूलेशन का मतलब क्या होता है, तो क्लेश। क्या होता है साथियों, क्लेश होता है। क्या होता है, क्लेश होता है या दुख होता है। तो ट्रिब्यूलेशन का साथियों हमारा सिनोनिम्स होगा क्लेश। तो हमें इसका सिनोनिम्स बताना है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा साथियों सफरिंग। क्या होगा, तो सफरिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सफरिंग। ट्रिब्यूलेशन का सिनोनिम्स होगा साथियों सफरिंग। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। प्रश्न फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड, यानी फिल इन द ब्लैंक जो सही वर्ड है उसको हमें यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है। तो प्रश्न रमेश वेल विशर वेंट टू स्ट्रीम टू हिज बिजनेस रिप्यूटेशन। तो देखिए साथियों हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा,
ऑप्शन ए स्पीक, ऑप्शन बी डिस्टर्ब, ऑप्शन सी इनहेंस और ऑप्शन नंबर डी स्पॉइल। तो देखिए रमेश वेल विशर्स वेंट टू स्ट्रीम टू, तो यहाँ पे इनहेंस होगा, क्या होगा साथियों, तो टू इनहेंस, तो टू इनहेंस हिज बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यहाँ पे इनहेंस होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न 19 है, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। साथियों हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द चूज करना है, जैसे हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी है, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रश्न वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। तो इसका साथियों हमें एक शब्द बताना है, तो वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, तो वो क्या कहलाता है साथियों, तो मर्सनरी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो मर्सनरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, तो उसे मर्सनरी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 से साथियों प्रश्न चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे भी साथियों में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। तो द मर्डर ऑफ अ किंग, द मर्डर ऑफ अ किंग, तो यह क्या कहलाएगा साथियों, तो ये कहलाएगा रेगिसाइड। क्या कहलाएगा साथियों, तो रेगिसाइड कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द मर्डर ऑफ अ किंग, तो यह रेगिसाइड कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे भी साथियों में पर्यायवाची बताना है, किसका, तो टर्नकेट का। टर्नकेट का पर्यायवाची क्या होता है ये हमें बताना है, यानी सिनोनिम्स बताना है। तो साथियों टर्नकेट का मतलब होता है हमारा क्या, तो कम करना। क्या होता है साथियों, तो कम करना। तो टर्नकेट का मतलब साथियों कम करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन है कर्टाइल, ऑप्शन बी सफरिंग, ऑप्शन सी अनस्टडी और ऑप्शन नंबर डी नो एरर है। तो देखिए हमें टर्नकेट का वो बताना है सिनोनिम्स। तो इसका सिनोनिम्स होगा कर्टाइल। क्या होगा साथियों, जिस प्रकार टर्नकेट का मतलब होता है कम करना, ठीक उसी प्रकार कर्टाइल का मतलब भी होता है कम करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कर्टाइल। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है साथियों, अभी इसके बारे में हमने अगले क्वेश्चन में बताया था साथियों। सिनोनिम्स है ट्रिब्यूलेशन। तो ट्रिब्यूलेशन का साथियों सिनोनिम्स होता है, ट्रिब्यूलेशन का मतलब होता है साथियों क्लेश होता है। तो इसका साथियों हमारा क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, यहाँ पे ऑप्शन सैकी है, फ्यूगेशियस है, मोस्ट है, इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे साथियों इसका कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे साथियों अगर सफरिंग होता है, क्या साथियों, तो सफरिंग होता साथियों, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाता। तो सफरिंग इसका सिनोनिम्स होगा, तो सफरिंग इसका होगा साथियों। इसमें कोई ऑप्शन मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, तो इसका राइट आंसर साथियों सफरिंग होगा। ट्रिब्यूलेशन का मतलब होता है साथियों क्लेश होता है, तो इसी प्रकार सफरिंग का मतलब भी क्लेश होगा। तो हमें सिनोनिम्स इसका साथियों सफरिंग होगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है साथियों, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, यानी हमें करेक्ट स्पेल्ट वर्ड चूज करना है। तो ऑप्शन ए देखिए वेदर, ऑप्शन बी विदौर और ऑप्शन नंबर डी वादर और ऑप्शन नंबर डी विदियर। तो देखिए जो हमें करेक्ट स्पेल्ट वर्ड चूज करना, देखिए वेदर का मतलब क्या होता है साथियों, तो मौसम होता है। तो ठीक इसी प्रकार वेदर, तो वेदर ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा गया है साथियों, WEATHER। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए वेदर। वेदर इज द राइट आंसर होगा साथियों, यही हमारा करेक्ट स्पेलिंग में बैठ रहा है, तो WEATHER। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ स्प्रिंग। तो साथियों देखिए हमें क्या बताना है, तो एंटोनिम बताना है किसका, तो स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग का मतलब होता है साथियों बसंत ऋतु। क्या होता है साथियों, तो वसंत ऋतु होता है, स्प्रिंग का मतलब होता है। तो हमें क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है। तो ऑप्शन ए विंटर मीन्स सर्दी होता है साथियों, ऑटम मीन्स होता है साथियों शरद ऋतु। क्या होता है साथियों, तो ऑटम मीन्स होता है साथियों शरद ऋतु। और ऑप्शन नंबर सी है ड्राई। तो ड्राई का मतलब शुष्क होता है, और समर का मतलब साथियों गर्म। तो गर्मी का मौसम साथियों समर को कहते हैं। तो हमें साथियों क्या बताना था, स्प्रिंग का एंटोनिम बताना है। तो साथियों ऑप्शन के हिसाब से तो मुझे ऑप्शन नंबर बी इसका सही लग रहा है कि स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु, तो ऑटम का मतलब शरद ऋतु होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी का साथियों अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है। इसके बाद हम जीके के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ये हमारा साथियों अंग्रेजी का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। साथियों हमें क्या बताना, तो सिनोनिम्स बताना किसका, तो त्रिलोकी का बताना है। क्या बताना है साथियों, तो त्रिलोकी का हमें सिनोनिम्स बताना है। तो साथियों सबसे पहले बता दूं कि त्रिलोकी का अर्थ होता है तीन लोगों का समूह। क्या होता है साथियों, तीन लोगों के समूह को साथियों त्रिलोकी कहते हैं। तीन लोगों
के समूह को साथियों क्या कहते हैं, तो त्रिलोकी कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, और ट्रायो। तो जो ट्रायो होता है यह भी साथियों 3 लोगों का समूह ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। त्रिलोकी का मतलब 3 लोगों का समूह, ठीक उसी प्रकार ट्रायो का मतलब भी 3 लोगों का समूह होता है। तो साथियों अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन हमारे यहीं पे समाप्त हुए। आशा करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इनके कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अब हम जीके के सेशन की ओर बढ़ते हैं। जीके के भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उनको भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा और उनके उत्तर को भी आप मन में टिक करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए अंग्रेजी और जीके के कुल मिला करके। तो चलिए साथियों जीके के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप साथियों वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी दोस्त आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी करें उनके पास साथियों यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब हम जीके की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों जीके का पहला प्रश्न दिखाई दिया है स्क्रीन पे। प्रश्न है कि भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला यानी प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था। ऑप्शन ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी कान्हा नेशनल पार्क और ऑप्शन नंबर डी सरिस्का नेशनल पार्क। तो देखिए साथियों भारत का पहला नेशनल पार्क था साथियों हमारा कौन सा, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन था साथियों, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 2 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है यह प्रश्न की भीषण सर्दी में ठंडे देशों में, कहाँ पे साथियों जो ठंडे देश होते हैं वहाँ पे पानी की पाइपें फट जाती हैं। यानी जब भीषण सर्दी पड़ती है तो ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऑप्शन है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, ऑप्शन बी है पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, ऑप्शन सी है उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो देखिए साथियों जब भीषण सर्दी होती है और ठंडा देश जो होता है वहाँ पे पानी की जो पाइपें होती है उसके फटने का कारण होता है क्योंकि जब पानी जब जमता है तो या बाद में जब फैलता है तो इसी के कारण फट जाती है। तो क्योंकि जमने पर पानी फैलता है बाद में तो इसी के कारण साथियों इसकी पाइपें नलों की जो होती हैं फट जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिखाई दिया है। प्रश्न कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन और ऑप्शन नंबर डी तापायनी उत्सर्जन। तो साथियों जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है यह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निहित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 4 दिखाई दिया है। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना की थी। साथियों भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो साथियों भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना साथियों ये की थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने, तो साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न की आशा भोसले का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न की आशा भोसले का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए गायकी, ऑप्शन बी वायलिन वादक, ऑप्शन सी अभिनेत्री और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आशा भोसले का संबंध गायकी के क्षेत्र से किससे है साथियों, तो ये गायक थी। तो आशा भोसले का संबंध साथियों गायकी क्षेत्र से है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 6 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए इस प्रश्न को, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए यह प्रश्न यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी थाईपुसम, ऑप्शन डी हॉर्नबिल महोत्सव। तो देखिए साथियों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध साथियों इनका संबंध साथियों किससे, तो भरतनाट्यम से। किससे, तो भरतनाट्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो कथक है साथियों यह कथक साथियों उत्तर प्रदेश का साथियों क्या है, तो
प्रसिद्ध नृत्य है। और ऑप्शन नंबर सी जो थाईपुसम है, थाईपुसम साथियों कहाँ का है, तो थाईपुसम तमिलनाडु का है। कहाँ का है साथियों, तो थाईपुसम तमिलनाडु का है। ये साथियों भगवान मुर्गन की याद में इस पर्व को मनाते हैं। इसमें क्या करते हैं वहाँ के लोग, तो साथियों जो ओठ होते हैं और जीभ होते हैं, इनमें साथियों भाले की नोक से आर पार करते हैं। वो पता नहीं किस प्रकार का ये साथियों पर्व है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। तो थाईपुसम साथियों ये तमिलनाडु का है। और हॉर्नबिल महोत्सव जो है साथियों ये नागालैंड का है। कहाँ का है साथियों, तो नागालैंड का है साथियों। तो हॉर्नबिल महोत्सव साथियों नागालैंड का है। तो प्रश्न था कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है भरतनाट्यम से साथियों इनका संबंध है। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न है कि इनमें से कहाँ पर एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी है। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ पे है साथियों, तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन नंबर डी तिब्बत। तो इसकी साथियों सांस्कृतिक राजधानी कहाँ पे, तो वाराणसी में। कहाँ पे साथियों, वाराणसी में एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न है किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं। तो साथियों केरल जो है इस राज्य को साथियों क्या कहा जाता है, तो मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य को साथियों मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 9 दिखाई दिया है। प्रश्न है कि अनंतनाग झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है साथियों, स्टार लगाइए। इस प्रश्न को भी हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो अनंतनाग झील साथियों ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है साथियों, तो जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। साथियों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 8 राज्य, ऑप्शन बी 6 राज्य, ऑप्शन सी 4 राज्य और ऑप्शन नंबर डी 9 राज्य। तो साथियों कर्क रेखा जो है या भारत के साथियों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, तो साथियों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, उनके अगर नाम को याद करने की ट्रिक है तो साथियों इनका ट्रिक है मित्र पर गमछा, क्या साथियों, तो मित्र पर गमछा झार। अब साथियों हमारा मी से क्या हो जाएगा साथियों, तो मी से हमारा मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मी से मिजोरम, त्रा से साथियों हमारा त्रिपुरा, त्रा से त्रिपुरा, पास से साथियों पश्चिम बंगाल, पास से पश्चिम बंगाल, रा से हमारा राजस्थान। क्या होगा साथियों, तो राजस्थान, गा से गुजरात होगा, गा से साथियों गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़ और झार से साथियों झारखंड हो जाएगा। तो साथियों ये 8 राज्य हैं जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। इससे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि वे राज्य कौन से हैं जिन राज्यों में कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 11 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप लोग इसका उत्तर भी जानते होंगे। प्रश्न है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी मनु भाकर का संबंध किस खेल से है। तो साथियों मनु भाकर का संबंध है साथियों किससे, तो निशानेबाजी से। किससे है साथियों, तो निशानेबाजी से है। और साथियों इनके बारे में मैं बता दूं कि ये साथियों ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज है। क्या है साथियों, तो ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है साथियों, तो पहली भारतीय महिला निशानेबाज हैं। तो इनके बारे में आप जानना जरूर साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो मनु भाकर हैं। और साथियों 2024 में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। साथियों कितना, तो साथियों ने 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता, तो साथियों ये कांस्य पदक जीती हैं 2024 में अब की बार। तो इम्पोर्टेंट साथियों पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने साथियों 2018 के ISSF वर्ल्ड कप में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते थे। कब, तो साथियों 2018 में। और राष्ट्रमंडल खेलों में भी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, आप इनको ध्यान में रख के चलिएगा। और ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। तो ये तो इम्पोर्टेंट है साथियों कि जो
ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज कौन है? तो ये मनु भाकर जी हैं। इनका संबंध साथियों निशानेबाजी से है, तो इम्पोर्टेंट है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न की दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क है? साथियों दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क है? तो ये है साथियों उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है साथियों? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है साथियों दुधवा नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 13 दिखाई दिया है। प्रश्न है कि इनमें से किन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है? साथियों इनमें से किन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इंदिरा गांधी, इन्हें साथियों आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। किरण बेदी साथियों भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। क्या थी साथियों? तो पहली महिला IPS अधिकारी थी। तो IPS महिला अधिकारी पहली साथियों किरण बेदी थी। और साथियों हिमा दास को साथियों क्या कहते हैं? तो ढींग एक्सप्रेस या पयोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। क्या साथियों? तो इन्हें हम ढींग या पयोली एक्सप्रेस के नाम से साथियों किन्हें? तो हिमा दास को जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट है साथियों ये। और प्रश्न था हमारा कि किन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साथियों इंदिरा गांधी जी को। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न निम्नलिखित विकल्प में से किन्हें बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है? तो साथियों बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है किन्हें? तो सौरव गांगुली को। किन्हें साथियों? तो सौरव गांगुली को साथियों बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न की अस्पृश्यता का अंत, जिसे साथियों हम छुआछूत का अंत कहते हैं, तो इसका अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का अंत संविधान के साथियों अनुच्छेद 17 में वर्णित है। किसमें? तो साथियों अनुच्छेद 17 में साथियों अस्पृश्यता का अंत वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत का संबंध साथियों संविधान का अनुच्छेद 17 से है। तो अनुच्छेद 17 इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों अनुच्छेद 14, इसका संबंध साथियों विधि के समक्ष क्या साथियों? तो विधि के समक्ष समता। क्या साथियों? तो विधि के समक्ष समता, इससे इसका संबंध है। और साथियों अनुच्छेद 52 तो आप जानते हैं कि इसका संबंध किससे साथियों? तो इसका संबंध साथियों राष्ट्रपति से है। अनुच्छेद 52 में साथियों कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और बात करें अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 साथियों या उपाधियों का अंत है। क्या है साथियों? तो उपाधियों का अंत है। तो उपाधियों का अंत जो है साथियों यह अनुच्छेद 18 में वर्णित है। बाकी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये प्रश्न बोला था कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 17। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे? साथियों जो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ था इसका स्थापना किसने किया था? तो इससे एक क्वेश्चन आपका पता चल गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है। तो साथियों 1939 में होती है। और करने वाले कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। कौन थे साथियों? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में साथियों क्या? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए इस प्रश्न को साथियों, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य में पाई जाती है? जो मैकमोहन रेखा है साथियों यह किन दो देश के मध्य में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रूस और यूक्रेन, ऑप्शन बी बांग्लादेश और पाकिस्तान, ऑप्शन जी भारत और चीन, और ऑप्शन नंबर डी नेपाल और भूटान। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मैकमोहन रेखा है साथियों ये भारत और चीन के बीच में पाई जाती है। तो भारत और चीन के बीच में साथियों मैकमोहन रेखा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इतिहास का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो साथियों नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी कालाशोक, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। कौन थे साथियों? तो महापद्म नंद जो थे ये नंद वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, महापद्म नंद वंश के संस्थापक थे। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों बाल दिवस। किस दिवस के रूप में साथियों, तो बाल दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाते हैं। ये कब मनाया जाता है साथियों, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को साथियों बाल दिवस मनाते हैं। इस दिन साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था। तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म दिवस को मनाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 20 है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों, कारगिल विजय दिवस यह मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाते हैं, तो साथियों 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 21 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। साथियों देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो साथियों ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। तो साथियों देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। किन्हें साथियों, तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और साथियों सीमांत गांधी के नाम से साथियों अब खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। क्या साथियों, तो इन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है और देश बंधु के नाम से साथियों चित्तरंजन दास को जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर चौरी चौरा कांड हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगाइए क्वेश्चन पे। हो सकता है एग्जाम में आपके यहाँ प्रश्न आ जाए कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। तो साथियों जो चौरी चौरा कांड हुआ था यह गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था साथियों, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न है, प्रसिद्ध सोनपुर कहाँ पर लगता है। साथियों यहाँ पे सोनपुर का मेला होगा। साथियों प्रसिद्ध सोनपुर का मेला कहाँ पर लगता है, तो साथियों ये लगता है बिहार में। कहाँ पे साथियों, बिहार में लगता है। और साथियों इस मेले की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये क्या है साथियों, तो पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा साथियों सबसे बड़ा पशु मेला है। किसका मेला है साथियों, तो ये पशु मेला है और एशिया का साथियों सबसे बड़ा मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है साथियों। ये कहाँ पे लगता है, तो बिहार में साथियों इसको यह मेला लगता है। और ये साथियों हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर से दिसंबर के महीने में भी लगता है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है यह मेला कौन से महीने में लगता है, तो ये नवंबर से दिसंबर के महीने में यानी कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सोनपुर का मेला बिहार में लगता है जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है साथियों। ये पशु का मेला है साथियों जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आप लोगों को पता होगा इस समय साथियों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाई गई हैं साथियों अतिशी मारलोनी जी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों दिल्ली। तो प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो दिल्ली के साथियों। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। साथियों आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को इत्र, साथियों कौन सी, तो इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इत्र की नगरी के नाम से जानते हैं किसे, तो कन्नौज को। किसे साथियों, तो कन्नौज को साथियों इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथियों जीके के 25 क्वेश्चन और अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन को आज इस क्लास में करवा दिया गया है। तो आप अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने अंग्रेजी के कितने क्वेश्चन सही किए 25 में से और जीके के कितने क्वेश्चन सही किए 25 में से। तो साथियों कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट को देखता रहूँगा। और हाँ क्लास कैसी थी, क्लास के बारे में भी बताना, क्लास कैसी लगी इसके बारे में बताना। और हाँ साथियों यदि कोई प्रश्न मुझे गलती से बता दिया हूँ या उसका आंसर गलत बता दिया हूँ तो आप कमेंट में बताना, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। वैसे तो हमारे तरफ से साथियों 100% सभी प्रश्न के उत्तर को बेहतरीन ढंग से करवाया गया है, कोई भी उत्तर गलत नहीं बताया गया है। बट हो सकता है साथियों भूलवश यदि कोई उत्तर गलत हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। और साथियों क्लास कैसी थी, क्लास के बारे में भी बताना।
और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ साथियों, यदि आप कमेंट में बताएं तो कल मैं जीके का टॉप 100 क्वेश्चन लेके आऊँ। कहो तो आप साथियों, कल जीके के टॉप 100 क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं कल जीके के जितने भी टॉप 100 क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस एग्जाम में, जितने भी प्रश्न साथियों एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को कराऊंगा। ये सब तो साथियों आपके प्रैक्टिस सेट है। बाकी यदि आप कहेंगे तो जीके के टॉप 100 प्रश्नों को साथियों जो एसएससी एमटीएस एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, जो चुनिंदा क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को साथियों इकट्ठा करके आपको कल वाली क्लास में करवा दिया जाएगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो साथियों जीके के 100 क्वेश्चन आपके लिए कल आ जाएंगे। तो साथियों कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा और क्लास कैसी थी इसके बारे में ज़रूर बताना और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। जितने भी दोस्त आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर देना। और हाँ साथियों, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए साथियों जो ये जीके का सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये जीके जो एसएससी जीडी की तैयारी करें उनके लिए साथियों जीके वाला जो सेशन चलता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप जीके के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा जो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं। तो कल साथियों 100 क्वेश्चन जीके और जीएस के करवाए जाएंगे। यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपके लिए साथियों 100 क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं जीके के क्वेश्चन को करवाया जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना साथियों, मैं आपके कमेंट को देखता रहूँगा। और कितने क्वेश्चन आज आपने सही किए 25 में से जीके के और 25 में से इंग्लिश के, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट को देखता रहूँगा। तो आई होप साथियों क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।